यूजुअली वी टॉक अबाउट यूरोपियन लिटरेचर। तो यूरोपियन लिटरेचर में क्या है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ ये, राइट। यूरोपियन लिटरेचर यूजुअली वी डिवाइड इनटू सेवरल पार्ट्स, है ना। इसको हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर आपका आ जाता है इटालियन, बेसिकली सबसे पहले एंशियंट जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, है ना। एंशियंट लिटरेचर के अंदर हम ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, ये हमारा दोनों कंप्लीट हो चुका है, राइट। फिर सेकेंड आपका आता है इटालियन, जो रोमन के बाद आएगा, दैट इज इटालियन लिटरेचर। बाकी के दो पोर्शन हम कर चुके हैं। तो इटालियन लिटरेचर जो है वो भी आपका एजेस वाइज डिवीजन में आता है। देन स्पेनिश लिटरेचर, स्पेनिश लिटरेचर के केवल हम मेजर राइटर्स करते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन ज्यादा नहीं है इंग्लिश में। तो हमें केवल वो लिटरेचर स्टार्ट करना है, या इसमें वो लिटरेचर पूरा करना है विच इज रिलेटेड समवेयर टू, मतलब आप रोमन लिटरेचर जो, या मॉडर्न में अगर कोई ट्रांसलेशन है तो हम उन्हें देखेंगे। अदरवाइज स्पेनिश रोमन राइटर्स जो आते हैं, हम लोग केवल उसे देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये राइटर्स हैं, इसके अंदर केवल इम्पोर्टेंट राइटर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नो एजेस वाइज डिस्क्रिप्शन विल बी टेकन। देन रशियन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर का जो डिवीजन है वो भी एजेस वाइज है, लेकिन ये केवल आपका 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स है, क्योंकि इससे पहले का जो लिटरेचर है 19 सेंचुरी से पहले का, वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश में या किसी भी और लैंग्वेजेस में ये लोग ट्रांसलेट ही नहीं करते थे। बिकॉज आज की तारीख में भी अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर या लैंग्वेजेस को देखोगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज मोर ऑन, इंग्लिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज मोर ऑन इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो इस तरीके से है। रेस्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वी वोंट बी एबल टू फाइंड डिस्क्रिप्शन, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो कॉलोनियल कंट्रीज है वहां पे केवल एज अ सेकेंड लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन रशिया, यूरोपियन कंट्रीज लाइक ग्रीस, रोमन, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे सब अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। इस लैंग्वेज को कोई भी नहीं बोलता। चाइना में दे आर जस्ट टेकिंग इट एज अ फॉरेन लैंग्वेज। जापान फॉरेन लैंग्वेज की तरह लेता है। जो इंडियन आइलैंड्स हैं ये सारे, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, फिलीपींस, ये भी दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, बट यस दे नो इंग्लिश बिकॉज दे वर ऑल कॉलोनीज। तो इसके अलावा जो हम अगर इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड देखते हैं तो वो 48% के करीब आता है जो वो क्राउड इंग्लिश बोलता है। लेकिन उसके अलावा 51 क्राउड है टू टॉक देयर नेटिव लैंग्वेज, देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो रशिया भी बेसिकली उसी में है, जो दे यूज टू टॉक देयर ओन लैंग्वेज। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फोकस ऑन English language or translations. They are very, uh, conservative countries who are confined to their own literature. They are confined to their own culture and language and things. They are not the global countries. Mainly Russia businesses में या उसमें globally आता है, लेकिन रशिया कल्चर एक्सचेंज या उन सब में ग्लोबली अभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, बिकॉज दे डोंट like to use English language, because that is also a language of a country which they don't want to make it as a lingua franca or mode of communication. और उसके पीछे रीजन क्या है? कैन यू टेल मी कि why these European countries don't want to use English? Can anyone tell me the reason? क्यों ये यूरोपियन कंट्री इंग्लिश को यूज नहीं करते? उनके लिए ये जस्ट अनदर फॉरेन कंट्रीज में लैंग्वेज। अरे मैंने बताया तो था बच्चे, आपको कितनी बार बताया है कि दे जस्ट थिंक दैट इंग्लैंड और इंग्लिश पीपल आर जस्ट लाइक दैट, उन्हीं लोगों की तरह ही तो हैं, तो वो उनको ठीक है। उनके लिए जैसे फ्रेंच के लिए जर्मन है, या इटालियन लैंग्वेज है, या लेटिन लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, ऐसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया कि इफ यू आर गोइंग आउटसाइड India in any kind of any European country or Russia or China, Japan, क्या वहाँ पे लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्या हमारे इंडिया की तरह वहाँ पे बोर्ड पे हिंदी के साथ इंग्लिश में भी सारी चीजें लिखी हुई है, या दे हैव जस्ट देयर ओन राइटिंग? वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप चाइना, फ्रांस वगैरह में तो फिर भी आप जाके एक बार कि क्या लिखा है आपको मीनिंग समझ में आएगा, बिकॉज द एल्फाबेट द सेम।
बट यू वोंट बी एबल टू फाइंड द मीनिंग इन चाइना एंड जापान, वहां पे नहीं लिखा हुआ। वहां पे इंग्लिश ग्लोबल चक्करों में भी वो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, मेन चीजों के नाम फिर भी, बिकॉज दे हैव नॉट एक्सेप्ट कोलोनियल कल्चर और लैंग्वेज, जैसे कि हमने एक्सेप्ट किया और हमने उसे सेकंड लैंग्वेज किया। इवन हमारे लीडर्स, ग्रेट लीडर्स ने बोला कि नहीं जी हमें इंग्लिश सिखाइए, बहुत जरूरी है हमारे यूथ के लिए ये, तो हमें इंग्लिश में ही सब कुछ करना पड़ेगा वरना हम लोग अनकल्चर्ड रह जाएंगे। तो इनके दिमाग में जब ये बिठाया गया तो वो बैठ भी गया और उन्होंने खुद ही यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया कि भैया इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दो, हमारी नेटिव लैंग्वेजेस को बंद कर दो। हमारे यहाँ पे तो ऐसे ऐसे दिक्कत रहे हैं, बट इन कंट्रीज में ऐसा कोई भी नहीं था। इवन आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस ये कंट्रीज वापस अपने ही कल्चर में है, अपनी लैंग्वेजेस में है। एंड yes, many of the people have accepted Christianity. They are speaking English, but they are speaking their native languages too. तो वो अपने नेटिव लैंग्वेजेस से ही काम कर रहे हैं और इंग्लिश को केवल एक सेकेंड या फॉरेन लैंग्वेज की तरह ही यूज किया जाता है। बट इसी यही रीजन है कि जैसे रशियन लिटरेचर है, स्पेनिश लिटरेचर है, इटालियन लिटरेचर, इनके कुछ ही राइटर्स बहुत फेमस हुए, बाकी राइटर्स नहीं हुए। और क्योंकि पहले जो था 19th सेंचुरी तक, इवन लेट 19th सेंचुरी तक, विक्टोरियन ईरा खत्म होने तक, अगर तो पूरे वर्ल्ड में जो लिंग्वा फ्रैंका था, दैट वाज लिंग्वा फ्रैंका। इसीलिए वर्ड भी फ्रेंच वर्ड है, क्योंकि इसी लैंग्वेज को लिंग्वा फ्रैंका इज इसका मतलब क्या होता है लिंग्वा फ्रैंका, कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ये फ्रेंच वर्ड क्यों है, क्योंकि दुनिया में इसी को जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता था। कैरिबियन आइलैंड्स पे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज थी, कनाडा में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की मेजोरिटी थी, अमेरिका में फ्रेंच पीपल रहते थे। फ्रेंच वर द वन हु वर मोर इन पॉपुलेशन, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर मोर। एंड जो भी सारी इंटरनेशनल डीलिंग्स होती थी या कम्युनिकेशन होता था, जितनी भी ये कंट्रीज बात करते थे आपस में, दे वर एज अ लिंग्वा फ्रैंका और एज अ मोड ऑफ। तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं था, इंग्लिश बना ग्लोबल लैंग्वेज इन 20th सेंचुरी 19। इवन ब्रिटिशर्स ने भी फ्रेंच ही सीखते थे, ये भी उसी में ही कम्युनिकेट करते थे। बट धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन की वजह से जब उन्होंने 19th सेंचुरी में अपनी कॉलोनीज के अंदर इस लैंग्वेज को फैलाना शुरू करा, तो उसके पीछे रीजन यही था कि जैसे हम लोग फ्रेंच में करते हैं, एटलीस्ट अपनी कंट्रीज में तो हम अपनी लैंग्वेज में डील करें, क्योंकि इन्होंने नहीं सोचा था कि हमें फ्रीडम देनी है। उन्होंने कहा हम बोल रहे हैं लेकिन हमें देनी नहीं है फ्रीडम, हमें लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पे रूल करना ही है। तो उसके लिए उनको क्या लगा कि इन लोगों को इंग्लिश सिखाओ। जो लोग इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, जब हमारे कल्चरल को ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो इनका कल्चर खत्म होता चला जाएगा। तो अपने आप दे विल बी इंग्लिश, क्या इनकी रेस इंडियन रहेगी बट दे विल बी इंग्लिश। सो ये रीजन था कि इन लोगों ने यहाँ कॉलोनाइजेशन के साथ साथ इस लैंग्वेज को स्प्रेड करा। बट ये जो कंट्रीज थी, चाहे वो इटली है, स्पेन है, रशिया है, दे वर नॉट द कॉलोनीज ऑफ इंडिया, सॉरी इंग्लैंड। तो इन्होंने कभी इंग्लिश को ना तो एक्सेप्ट करा ना उसमें लिखा। बट इनके जो लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है वो किस मोड में अवेलेबल है, इन मोड ऑफ ट्रांसलेशन। इंग्लिश राइटर्स हैं जो बाकी कोई कंट्री, उन्होंने अपनी कंट्री के लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। सिमिलरली ब्रिटिश इन वर्क्स को अपनी तरह, क्योंकि वो देखना चाहते थे, वो जानना चाहते कि वहां का कोई फेमस वर्क है तो वो क्या है। गॉट इट? यस, इसीलिए 19th सेंचुरी से हम लिटरेचर लेंगे, क्योंकि ये जो रिपब्लिकेशन हुआ है सारे रशियन लिटरेचर का भी, तो वो 19th सेंचुरी के राइटर्स ने कहीं जाके इसको ट्रांसलेट करना शुरू करा। उससे पहले का लिटरेचर भी इसी एज में जाके 1850 के बाद कहीं जाके ट्रांसलेट हुआ, उससे पहले ये ट्रांसलेशन में नहीं थे। देन इसके बाद आपका कौन सा रह गया, फ्रेंच। फ्रेंच लिटरेचर जो है वो काफी पुराना लिटरेचर है, इसको भी हम एजेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे, क्योंकि ये लगभग इंग्लिश लिटरेचर के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। हम सब जानते हैं कि हम साथ साथ मॉलियर और मोंटेग वगैरह को देखते आ रहे हैं। इंस्पायर होके इंग्लिश राइटर्स लिख रहे थे। चौसर सबसे पहले फ्रांस ही गया था और उसने वहीं से कॉपी करना या लिटरेचर लिखना सीखा है। तो फ्रेंच लिटरेचर इज वे ओल्डर देन इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इंग्लिश एक नई लैंग्वेज है, फ्रेंच काफी पुरानी लैंग्वेज है इन कंपेयर टू इन कंपेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज। जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो काफी पुरानी लैंग्वेज है।
तो फ्रेंच लिटरेचर भी जो है वो हमें काफी पहले से मिलेगा, लेकिन वी विल टेक द राइटर्स जिनके ये ट्रांसलेशन और जो राइटर हमारे आज की लिटरेरी स्टडीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड लास्ट इज योर जर्मन लिटरेचर। जर्मन लिटरेचर में भी सेम है, वी विल टेक इम्पोर्टेंट राइटर्स, आई विल नॉट टेक द एजेस वाइज और समथिंग। इनका भी मैं वैसे करवाऊंगी सबका ही एजेस वाइज, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग केवल इम्पोर्टेंट राइटर्स को देखेंगे क्योंकि जर्मन राइटर्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो बट हाँ, गोथे है, उससे पहले के भी राइटर्स हैं, देर आर मेनी फिलोसोफर्स एंड राइटर्स जिनके वर्क्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इफ यू ऑल विल बी रेडी तो हम लोग आज और कल में यूरोपियन लिटरेचर फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से वर्क्स हैं क्योंकि दो दो तीन तीन चार चार राइटर से ज्यादा किसी एक लिटरेचर में नहीं है, इसीलिए मैंने यूरोपियन उठाया कि एटलीस्ट ये फिनिश हो जाए, फिर इस यूनिट में केवल आपका अमेरिकन बचेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग कल मॉर्निंग का टाइम दे पाएंगे? चलिए, सो लेट्स गो टू स्पेनिश लिटरेचर फर्स्ट। स्पेनिश लिटरेचर जो है वो आपका मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो राइटर्स हैं दे आर द वन हु हैव इंस्पायर्ड द ब्रिटिश राइटर्स इन देयर राइटिंग्स। तो स्पेनिश लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू एजेस। सबसे पहले हम देखेंगे प्री मिडाइवल पीरियड। देखिए यहाँ पे भी जो लिटरेचर है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एजेस, और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 200 बीसीई से। दैट मीन्स दीज राइटर्स वर ऑल्सो राइटिंग फ्रॉम बीसीई, क्योंकि जो रोमन राइटिंग्स है वही यहाँ पे ली गई है बेसिकली। ठीक है, जिस तरीके से ग्रीक्स एंड रोमन्स लिख रहे थे दे ऑल वर इंस्पायर्ड बाय दोज राइटर्स, और इनकी भी जो राइटिंग टेक्निक्स हैं, जो राइटिंग थिंग्स हैं, वो इसी चीजों पे बेस यहाँ पे है। ठीक है, सो जब हम स्पेनिश लिटरेचर को देखते हैं तो इसके डिफरेंट एजेस में सबसे पहले आता है प्री मिडाइवल पीरियड। जो मिडाइवल पीरियड है वो ऐसा नहीं है कि केवल ब्रिटेन के लिटरेचर को हम 14th सेंचुरी को मिडाइवल पीरियड बोलते हैं, लेकिन हम ओवरऑल उस पीरियड को ही मिडाइवल पीरियड बोलते हैं बिकॉज दैट वाज द मेन पीरियड जब सारे यूरोप में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। अदरवाइज उससे पहले थोड़ा सा जो है देवर अंडर डेवलप्ड या अनसिविलाइज्ड। रीजन उसका ये था कि दे वर ऑल पेगन, दे डोंट हैव एनी रिलीजन और गॉड, दे वर जस्ट वर्शिपिंग लाइक एनी नेचर गॉड जो भी इनके हैं आसपास नदी नाले, उन्हीं की पूजा कर रहे थे। इनके पास कोई नेम्स प्रॉपर नहीं थे, जो पेगन नेम्स थे उन्हीं को लेके चल रहे थे। तो देवर इट वाज लाइक अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसफी they don't have any idea whom to worship, but they were just worshipping nature। जो भी कैलामिटी आती थी या कुछ भी आता था तो ये लोग उस हिसाब से ही पूजा करने लगते थे, बट इनके पास कोई गॉड्स के प्रॉपर नेम्स वगैरह नहीं थे, बट दे वर जस्ट वर्शिपिंग ग्रीक गॉड्स। तो इन्होंने उसको पेगनिज्म के अंदर बस नेचर से रिलेट कर लिया था। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी आई तब से ही ये अपने आप को डेवलपमेंट के अंदर लेते हैं कि क्रिश्चियनिटी के बाद दे पुट देमसेल्फ इनटू फॉलोइंग दैट, कि हम क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लगे, उसके नॉर्म्स फॉलो करने लगे। उसमें भी क्राइस्ट के आने के बाद लगभग 400 ईयर्स तक पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी का कोई नामो निशान नहीं था। जो क्राइस्ट के फॉलोवर्स थे, 3 मेन फॉलोवर्स थे, और जहां पे भी उन्होंने लास्ट लेक्चर्स दिए थे वहां वहां जो जो भी लोग इस क्राइस्ट में या उनकी एग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे, जिन्होंने भी बाइबल लिखा था और जो उसको पढ़ रहे थे, 3 मेन फॉलोवर्स को भी मार दिया गया था। उनके साथ साथ जो कई और थे जो इनकी फिलोसफी से इंस्पायर थे और उन्होंने इनकी सारी स्टोरीज को लिखा था क्राइस्ट के क्रूसाफिक्शन के बाद, उन सारे प्रीस्ट ने केवल इन इस फिलॉसफी को जिंदा रखा, लाइक बुद्धिज्म। जैसे हम बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं, जो बौद्ध के फॉलोवर्स बने थे उसी तरीके के कपड़े पहन, उन्होंने एक्चुअली उनकी फिलॉसफी को जिंदा रखा, और जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे उनको एक प्रॉपर तरीका बताया कि व्हाट बुद्धिज्म इज। तो बुद्धिज्म के अंदर किसी भगवान की पूजा नहीं करनी होती, उसमें दे गिव देम अ कंप्लीट यू कैन से डे रूटीन, कि आपको ऐसा ऐसा है। जो मॉन्क्स है उनका रूटीन अलग है, लेकिन जो फैमिली लाइफ में है, वर्ल्डली एक्टिविटीज में है, उनको वो लाइफ देते हैं, उनको वो एक पूरा रूटीन देते हैं जिसके अंदर उनके योगा से लेके हर चीज का उनका लाइफ स्टाइल दिया हुआ है, एंड दैट गिव्स देम अ बूस्ट फॉर देयर इम्यूनिटी एंड लाइफ। तो ऑब्वियसली उनका एक बिलीफ बनता है उसमें, दैट इज ऑल्सो लाइफ प्रैक्टिस। वो रिलीजन बाद में बन गया, वो एक काइंड ऑफ अ सेक्शन है जिसमें लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन
बुद्धिज्म इज नॉट अ रिलीजन, दैट इज अ लाइफ फिलोसफी। तो उसे लोग फॉलो करने लगे। सिमिलरली क्रिश्चियनिटी भी केवल फिलोसफी थी कि इन सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए, दिस इज गुड फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि बाद में बुद्धिज्म की तरफ रिलीजन बन गया और लोग इसे फॉलो करने लगे। लेकिन क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था कि क्राइस्ट है या क्या है, तो लोग केवल उस फिलोसफी को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई गॉड था ही नहीं। वो ग्रीक गॉड जो थे उन्हीं को फॉलो करते जा रहे थे। नाउ इनको सिर्फ ये बोला कि आपको गॉड की पूजा करनी है, बस एक एक गॉड नेम है, उसकी पूजा करनी है। और क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, जो उनका केवल मैसेज देने आए थे। तो दे स्टार्टेड वर्शिपिंग बोथ गॉड एंड सन ऑफ गॉड। उन्होंने कहा बाकी सबको भूल जाओ, आपको और किसी को नहीं करना। दे आर द वन हु आर रूलिंग ऑल ऑफ दीज नेचर गॉड्स एंड ऑल। तो ये केवल उस गॉड को पूजने लगे और बाकी सबको छोड़ने लगे। तो 400 एडी तक ऐसा कुछ भी नहीं था इन लोगों के पास, बट 400 एडी के बाद जब हिब्रू बाइबल मिली, उसके ट्रांसलेशन हुए रोमन में, लेटिन में एंड अदर लैंग्वेजेस में जब होने लगे, तब उसके बाद क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड स्प्रेडिंग। एंड इन लोगों के पास एक स्क्रिप्ट जो ऑलरेडी थी रोमन स्क्रिप्ट से, और मतलब ग्रीक एंड लेटिन जो स्क्रिप्ट है या लेटिन लैंग्वेज जो है, दैट इज द मदर ऑफ मैक्सिमम ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूरोप। जैसे कि संस्कृत जो है, संस्कृत इज द मदर ऑफ अराउंड कितनी लैंग्वेजेस की मदर बताया था मैंने आप लोगों को? मैंने स्टार्टिंग की क्लास में ही करवाया था ये, बताइए। संस्कृत इज द मदर ऑफ हाउ मेनी लैंग्वेजेस? कोई आइडिया कुछ तो दो भाई। अच्छा, इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है? इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस है? हाँ, 22 ऑफिशियल है, लेकिन वैसे अगर हम देखते हैं इंडिया इंडिया में 1690 लैंग्वेजेस है। जो डायलेक्ट्स है वो कितने हैं? 1690। लगभग 1700 लैंग्वेजेस इंडिया या इंडियन कॉन्टिनेंट में मानते हैं हम, ठीक है। और उन सबकी तो मदर लैंग्वेज कौन सी होगी? ऑब्वियसली संस्कृत है ना। संस्कृत से ही पाली, प्राकृत ये सब निकली है, तो संस्कृत इज द मदर लैंग्वेज ऑफ अराउंड 1700 लैंग्वेज। चाइनीज, थाई, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इन सब पूरे एशियन कॉन्टिनेंट अरेबिक ही है, लेकिन वो केवल मात्राओं में डील करते हैं। तो यहाँ पे हम संस्कृत को अराउंड 1800 टू 1900 लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी इसी में आ गई, ठीक है। कई सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस आती हैं, अफ्रीकन लैंग्वेजेस आती हैं जिनकी मदर लैंग्वेज संस्कृत है, और उसी के साथ साथ एशियन, साउथ एशियन लैंग्वेजेस, चाहे वो श्रीलंकन हो या कोई भी हो, इन सबकी मदर लैंग्वेज इंडिया संस्कृत मानी जाती है। तो सिमिलरली लेटिन इज ऑल्सो। और टोटल लैंग्वेजेस कितनी है वर्ल्ड में? ये डेटा लिखते रहना, ये जरूरी है। टोटल जो वर्ल्ड में लैंग्वेजेस है, दैट इज 2917 या 2920। एक बार नेट पे भी चेक कर लेना, लेकिन ये लगभग 2900 लैंग्वेजेस हैं। उस 2900 लैंग्वेजेस में लगभग 1800 या 1900 लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज संस्कृत है। और जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, यूरोपियन लैंग्वेज या डायलेक्ट जो भी आप बोलो, उनकी मदर लैंग्वेज लेटिन है, ठीक है। तो ये दो मदर लैंग्वेजेस कहलाती हैं। और लेटिन लैंग्वेज इज वेरी नियर टू लाइक हिब्रू। तो ये कहते हैं कि लेटिन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज का मिक्सचर जाता है आपके हिब्रू एंड अरबिक। तो ये जो लैंग्वेज इन्होंने बनाई है, ये लैंग्वेज पहले वोकल लैंग्वेज थी, बाद में इन्होंने इसको जो है लिपि, इन्होंने अपनी केवल मात्राओं को देख के यूज करा। बट जैसे संस्कृत में और लेटिन में मात्राएं होती है, अरेबिक के अंदर या उर्दू के अंदर केवल वो मात्राएं यूज की गई हैं किसी भी तरीके से। लेकिन जो वर्ड्स हैं, दे आर वेरी मच टेकन फ्रॉम संस्कृत एंड लेटिन बोथ। तो बाकी लैंग्वेजेस केवल इन्हीं लैंग्वेजेस से मिक्स होकर बनी है, ठीक है। क्लियर है? राइट। सो यहाँ पे भी इसी तरीके से जब ये ट्रांसलेशन होने लगे, तो स्पेनिश इज ऑल्सो हैविंग द मदर लैंग्वेज एज लेटिन। तो ये लोग रोमन लैंग्वेजेस को समझते थे, ये लोग ग्रीक लैंग्वेज को समझते थे। उन लैंग्वेजेस को ये लोग जब ट्रांसलेट करके या उनको अपने तरीके से पढ़ते थे, समझते थे, तो दे स्टार्टेड राइटिंग लिटरेचर फॉर द वेरी फर्स्ट आफ्टर रोमन लिटरेचर। रोमन लिटरेचर का डिक्लाइन हम लोग कब देखते हैं? 300 एडी में, ठीक है। आफ्टर ऑगस्टन एज रोमन लिटरेचर डिक्लाइन होता है, और क्या राइज होता है? इटालियन लिटरेचर, क्योंकि रोम बिकम द पार्ट ऑफ इटली, तो वहां से इटालियन लिटरेचर आ जाता है। जैसे कि ग्रीक लिटरेचर है, ग्रीक लिटरेचर को का डिक्लाइन होता है, रोमन लिटरेचर आता है, रोमन लिटरेचर का डिक्लाइन होता है, इटालियन लिटरेचर। हालांकि जो ग्रीक लिटरेचर है उसका डिक्लाइन नहीं है, वो लिटरेचर आगे भी लिखा गया है, लेकिन ग्रीक लिटरेचर को आगे ट्रांसलेट नहीं किया गया है। उसकी एजेस अगर हम देखें
तो आज कोई ना कोई ग्रीक राइटर है जो लिख रहा है, लेकिन उसके केवल हमें ट्रांसलेशन देखने होंगे, बट दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो क्लासिकल राइटिंग्स थी वो अब नहीं है। एनीवेज, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज स्पेनिश लिटरेचर। स्पेनिश लिटरेचर किस में डिवाइड होता है? दैट इज डिवाइडेड इनटू एजेस। एंड फर्स्ट है इसके अंदर प्री मिडाइवल पीरियड 200 बीसीई टू 1200 एडी। ये फर्स्ट एज है स्पेनिश लिटरेचर की। तो ये 200 बीसीई से स्टार्ट होता है, जब ऑलरेडी वाज इन फ्लो, वो ऑलरेडी लिखा जा रहा था। दिस एज स्टार्टेड फ्रॉम द रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 300 बीसीई। जो रोमन कॉन्क्वेस्ट है इन 300 बीसीई, तब से ये लिटरेचर स्टार्ट होता है। इसमें फर्स्ट राइटर आपके आते हैं स्पेनिश राइटिंग्स के अंदर सेनेका। और सेनेका का फर्स्ट वर्क क्या है? द स्पेनिश ट्रेजेडी। ठीक है, सेनेका का जो वर्क है, सॉरी वो काइड का, थॉमस काइड का जो फर्स्ट वर्क है दैट वाज स्पेनिश ट्रेजेडी। और वो कौन सी ट्रेजेडी थी? सेनेकन ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी जो थॉमस काइड यूनिवर्सिटी विट है उसने लिखी है, उसका वर्क कौन सी ट्रेजेडी पे बेस्ड है? सेनेकन ट्रेजेडी। और उसका मेन सोर्स कौन सा है सेनेकन ट्रेजेडी का? और हैमलेट। गॉट इट? याद करो इनको इसी तरीके से। अब और हैमलेट के अंदर फिर स्टोरी कौन सी है? अब ये तो जवाब दे ही सकते हैं। ललित, क्या बात है, चुप क्यों हो? जवाब दो। यस, बताओ सौरभ। अच्छा अच्छा अच्छा, खा लो खा लो खा लो खा लो। हाँ सौरभ, कनिका, आप लोग बताओ और हेमलेट में कौन सी स्टोरी है? तुक्का मारो। मीडिया तो दूसरी स्टोरी है बेटा इसकी। और हेमलेट में स्टोरी किसकी है? और हेमलेट किस किस का सोर्स है? हेमलेट का और स्पेनिश ट्रेजेडी का। स्पेनिश ट्रेजेडी में हीरो का नाम क्या है? हेरोनिमो। और इसमें क्या है? हेमलेट में हेमलेट। और इसका नाम क्या है? आर हेमलेट में। और मतलब आर हेमलेट या द हेमलेट। तो हम लोग भी तो द हेमलेट ही पढ़ रहे हैं। इसमें स्टोरी किसकी है? प्रिंस हेमलेट की। सिमिलर यस, इसकी का कनिका आया समझ में? लिख रहे हो ना साथ साथ? आप लोगों ने यूरोपियन लिटरेचर वाली बुक उठा रखी है ना? हाँ, फिर ठीक है। तो इसमें हेमलेट की स्टोरी है, उसी को इन्होंने लिखा है। शेक्सपियर का भी सेम सोर्स है सेनेका का, और हेमलेट इज द सोर्स ऑफ हेमलेट। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया की स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई थी। मीडिया की स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई थी। हाँ बताओ, क्या बताई थी? याद है? मैंने यूरिपिडीज, सोफोक्लिस सब करवाया है। मैंने उसकी स्टोरी भी बताई है आपको यूरिपिडीज में। शी रिवेंज हर हस्बैंड जेसन। आया याद? हाँ, इसने अपने बच्चों को मार दिया था और सन गॉड की तरफ फ्लाई कर गई थी। आया याद? इसने जेसन को अपने बच्चों का सिर दिया था और बॉडी लेके चली गई थी क्रिमेशन के लिए। और इसने उसकी वाइफ को क्या दिया था? किससे मारा था? पॉइजनस वैक्सन ड्रेस। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो दिस इज मीडिया। तो मीडिया की स्टोरी भी इन्होंने लिखी आफ्टर यूरिपिडीज, इन्होंने उसे कॉपी करा। देन एगमेमनॉन। एगमेमनॉन कौन था? जल्दी बोलो, एगमेमनॉन कौन था? एथेंस का किंग था। वेरी गुड, एथेंस का किंग था एगमेमनॉन। एंड हाउ ही डाइड? डॉटर ने नहीं मारा था, कर दिया था तलवार से। हेलन क्लैंटेमिस्ट्रा इन फ्रंट ऑफ हर, उसी के सामने उसकी सिस्टर का रेप कर रहा था, इसलिए उसने उसे मार दिया था। और दूसरा रीजन था कि इसने अपनी बेटी इफिजीनिया को सेक्रीफाइस किया था विदाउट कंसल्टिंग क्लैंटेमिस्ट्रा, अपनी वाइफ से कंसल्ट किए बिना। तो क्लैंटेमिस्ट्रा ने इसको मार दिया था। ठीक है, क्या कह रहे हो कनिका? एक्स से मारा था ना? किससे मारा था? एक्स नहीं, नाइफ। शी किल्ड हर बाय नाइफ। जो डैगर होता है ना, बेसिकली डैगर बोलते हैं उसको। ठीक है, कभी भी आपको ये सब चीजें तो आपको ऑनलाइन देखनी पड़ेगी, उस पे इन चीजों को सर्च करो, यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ द शेप्स। डैगर क्या होता है, सोर्ड क्या होता है, एंड सीएक्स क्या होता है, नाइफ। ये तीन चार जो चीजें हैं, एवरीवन यूज्ड टू हैव दिस। जब रॉयल फैमिलीज में होते हैं तो ये लोग ना अपने पास ये सब चीजें रखते हैं। जो क्वींस होती हैं, दे यूज्ड टू हैव नाइफ एंड डैगर, बट जो किंग्स होते हैं, दे यूज्ड टू हैव डैगर एंड स्वॉर्ड। ठीक है, और जो ये सेक्शंस आए थे एंग्लो सेक्शंस, इनके पास क्या होते थे? सीएक्स
तो इन सब में ना आपको डिफरेंस पता लगेगा, यू हैव टू सर्च फॉर दैट, तभी शेप्स पता लगेंगी। ओके, राइट। नाउ मार्कस क्वेंटिलियन, क्वेंटिलियन भी स्पेनिश राइटर थे, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हॉरेस। ठीक है, क्वेंटिलियन के आगे अगर लिखा हुआ है आपकी बुक में तो बहुत अच्छी बात है, वरना लिख लीजिएगा। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ हॉरेस, और इन्होंने हॉरेस, एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो भी फिलोसोफर्स रहे थे, उन सभी की फिलोसफीज और उन सभी के जो आइडियाज थे, क्रिटिसिज्म थे, उनके एनालिसिस को इन्होंने इस इंस्टीट्यूशो ओरेट्रिया के अंदर लिखा था, और अपने खुद के ओपिनियंस के साथ लिखा था। तो इसके अंदर बेसिकली इन्होंने हॉरेस, सिसारो, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, इन सभी के व्यूज को यहाँ पे लिखा था। इवन वर्जिल एंड ऑल, उनके भी व्यूज को इन्होंने यहाँ लिखा था अपनी बुक के अंदर। तो ही वॉज जस्ट बेसिकली कंपोजिटर, जिसने कंपाइल करी थी सारी चीजों को और लिखा था, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता था, हैंड प्रिंटिंग होती थी। ठीक है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इसमें जो पीरियड आता है आपका, दैट इज मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड के अंदर 1200 टू 1500 ये इस्लामिक पीरियड था, क्योंकि जो टर्कीज थे वो यहाँ पे अपने मिशनरीज के हिसाब से आए थे, एंड दे वर कन्वर्टिंग पीपल, they have attacked on Spain, but they were failed, they were defeated by Spain, क्योंकि स्पेन इस टाइम की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री थी। इंग्लैंड तो केवल डेवलप हो रहा था, यहाँ पे पता ही नहीं था कौन रूल कर रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे एंग्लोज आए थे 1400, एंड उसमें एंग्लो सेक्शन का टाइम चल रहा था, एंड फ्रेंच रूलर्स आ गए थे। तो ये कंट्री अभी स्टैब्लिश हो रही थी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री जिसे मानते थे इस टाइम पे दैट वाज स्पेन। ये लोग फाइटर्स थे एक तरीके से, स्पार्टा एंड स्पेन। स्पार्टा ग्रीक कंट्रीज में आता था, और स्पेन इज अ यूरोपियन कंट्री जो फाइटर ट्राइब के नाम से फेमस थी। ये लोग सी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, सी एक्सपेडिशंस करते थे, एंड सी एक्सपेडिशंस के अलावा दे वर एक्सप्लोरर्स, दे यूज्ड टू फाइंड न्यू कॉन्टिनेंट्स, और इन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन बहुत सारे मतलब कॉन्टिनेंट कह रही हूँ, सॉरी, इन्होंने बहुत सारे अफ्रीकन आइलैंड्स एंड कैरिबियन आइलैंड्स एंड इवन यूरोपियन आइलैंड जो इसमें मेडिटेरियन सी में थे, वो सब स्पेनिश डिस्कवरीज है, उन्होंने ही ढूंढा था, और यहाँ पे सब स्पेनिश लोग ही रहते थे। धीरे धीरे दे वर कन्वर्टेड इनटू द इटालियंस, लेकिन ये सब पहले स्पेनिश लोग ही यहाँ पे पहुंचे थे और वही रहते थे। आपने देखा होगा कि अमेरिका वाज आल्सो like discovered by Spanish, right? Spanish explorers. साउथ अमेरिका वाज एक्सप्लोर्ड बाय स्पेनिश एक्सप्लोरर। अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज इन्हीं लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निकाली, और इवन वहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट करी। इंडिया भी जो आए थे वो पोर्टुगीज थे, दे वर आल्सो द नेबरिंग कंट्री ऑफ स्पेन। तो यही लोग थे जो सी एक्सप्लोरर थे, इनको डर नहीं लगता था, दे वर फाइटर्स, दे वर गुड स्विमर, ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते थे। इसीलिए ये शिप इनको लगता था कि रैक हो रहा है, तो ये लाइफ सेविंग बोट वाला कॉन्सेप्ट भी स्पेन ने निकाला था, क्योंकि ये सी में फाइट करना जानते थे। इनके अलावा सी में या पानी में फाइट करना और किसी को नहीं आता था, इनकी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस होती थी। दैट इज वाई दे वर द वन हु वर एबल टू स्टेब्लिश देयर कॉलोनीज इन अमेरिका। सबसे पहले अमेरिकन लैंड को डिस्कवर करने वाले कोलंबस थे, वॉज अ स्पेनिश एक्सप्लोरर। उसके बाद मिसिसिपी रिवर को एक्सप्लोर करने वाले यही थे। देन उसके बाद मिसिसिपी रिवर को एक्सप्लोर करने के बाद मैक्सिको को एक्सप्लोर करने वाले यही थे, और मैक्सिको को एक्सप्लोर करने के बाद दे वर द वन हु एस्टैब्लिश द माया सिविलाइजेशन इन अमेरिका। माया सिविलाइजेशन अमेरिका का इन्होंने ही एस्टैब्लिश करा, इन्होंने ही सॉरी माया सिविलाइजेशन को कॉन्कर करा था इन्होंने, दैट इज ग्रेनेडा के नाम से। जो हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा कहते हैं, वो स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट था जो अमेरिका में सबसे पहले हुआ था, वहां के माया सिविलाइजेशन के किंग को हरा के। देन दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग देयर कॉलोनी। तो इन्होंने उन माया जो इंडियन किंग एंड डिफीट ऑफ इंडियन क्वीन जो ड्राइडन ने लिखा है, वो इन्हीं के स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट के बारे में ही लिखा है। They were the one who won that अमेरिका फर्स्ट, और इनकी ही सबसे पहली कॉलोनी थी अमेरिका में।
जो हम साउथ अमेरिका मैक्सिको में बिगिनिंग कल्चर देखते हैं, दैट इज ऑल स्पेनिश कल्चर। इसीलिए वहां पे किसी भी तरीके का कोई प्यूरिटन या एंग्लिकन या कोई भी ऐसा चर्च नहीं था, बिकॉज दे हैव स्प्रेड देयर सिविलाइजेशन एंड इवन दे हैव नॉट बॉदर्ड पीपल टू कन्वर्ट टू देयर क्रिश्चियनिटी और समथिंग। इन्होंने कभी क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने की कोशिश नहीं करी, इन्होंने उन्हें अपने कल्चर में टर्न ओवर करने की या उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करी। दे जस्ट मेक देयर कॉलोनीज देयर, और उन्होंने उन लोगों को केवल अपने साथ ट्रेडिंग करने के लिए बोला कि ये लोग केवल बिजनेस करते थे और उसके बाद अपना रूल किंग के साथ मिलके करते थे। तो इन्होंने कभी किसी किंग को मारा भी नहीं, डिफीट करा, उनकी कॉलोनीज को वन करा, उन लोगों को जीता और साथ साथ में मिलके बिजनेस को बढ़ाया, अपनी कंट्री को बढ़ाने के लिए काम करा। तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। मिडाइवल पीरियड इस्लामिक पीरियड था, तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा लिटरेचर नहीं लिखा गया। दूसरी चीज, ये लोग एक्सप्लोरिंग के अंदर थे, नए नए एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख रहे थे, तो दे वर आल्सो फाइंडिंग द न्यूअर लिटरेचर टू राइट। देन इसके बाद आता है रेनेसेंस पीरियड। इसमें भी जो राइटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दे ऑल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन रेनेसेंस, और वो उसी से रिलेटेड चीजों को लिख रहे थे। इनकी कॉलोनीज अमेरिका में बन गई थी, तो दे वर मोर इनटू द ट्रेडिंग्स, एंड जितने राइटर्स थे वो सब एक्चुअली अमेरिका चले गए थे और वो अमेरिका को एक्सप्लोर कर रहे थे। उनके बारे में स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर लिखा गया है। एंड कैरिबियन आइलैंड्स में बहुत जगह पे ये लोग रहना स्टार्ट कर दिया था, वहां पे इनका लिटरेचर लिखा हुआ है। आप इनको मतलब यू कैन फाइंड द स्पेनिश पीपल एज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड ट्राइब। ये बहुत ही डिफरेंट ट्राइब है यूरोप की, बिकॉज दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रेड हेयर्ड पीपल। आप लोग देखते हो ना जो हेयर कलर्स आते हैं उसमें बर्गंडी कलर आता है, वो कहाँ से लिया? क्या? हेलो, क्या कह रहे हो? आर यू एबल टू हियर मी ना? यस सौरभ। हम्म। तो जो आपने बर्गनी कलर देखा है ना, उसमें जो हेयर कलर्स आता है, दैट इज द कलर टोन ऑफ स्पेनिश पीपल। दे आर द वन हु हैव द बर्गंडी और रेडिश शेड इन देयर हेयर्स, और वो नेचुरल शेड है इन लोगों के हेयर का जो रेडिश है, जो बर्गंडी या आप मरून शेड जिसे बोलते हैं, इनके हेयर्स के वो शेड है। और वो नेचुरल हेयर शेड जो इनके हेयर्स का है, दैट मतलब नो वन नोज कि व्हाई इट इज, व्हाई दे हैव सच शेड, बट that color is being made because of their hair color। तो जो आप ब्लॉन्ड वगैरह देखते हो ये ब्रिटिश कलर आ जाता है, जो आप लाइट ब्राउन शेड देखते हो दैट इज ऑफ ऑल द यूरोपियन पीपल हैव। एंड ब्लैक हेयर इटालियन एंड ग्रीक्स के ब्लैक हेयर होते थे, स्पेनिश लोगों के रेडिश हेयर होते थे। तो दैट इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड टाइप, क्योंकि इनके जैसा हेयर कलर और किसी का नहीं होता। तो ये इसीलिए एक अलग तरीके से ट्राइब में पहचाने जाते थे। नो वन नोज कि इनके हेयर्स का कलर इतना डिफरेंट यूरोप में कैसे है, बट दे हैव सच कलर। नाउ नेक्स्ट, इन्होंने इसलिए जो कैरेक्टर्स बनाते हैं ना, तो उसमें आप देखना कभी इंग्लिश में भी अगर ये लिखा गया है या अमेरिका लिटरेचर में आपको मिलेगा द रेड हेयर कलर्ड गर्ल और द रेड हेयर्ड गर्ल, तो दैट इज दे वर टॉकिंग अबाउट द गर्ल ऑफ स्पेनिश टोन। ठीक है, आपको ऐसे ही पहचानने होंगे कैरेक्टर्स। देन इसके बाद यहाँ पर आता है इस 17th सेंचुरी के बिगनिंग का राइटर सर्वेंटिस, जो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन था इंग्लिश लिटरेचर के लिए, क्योंकि इसने लिखा डॉन क्यूटो। डॉन क्यूटो एक ऐसे एक्सप्लोरर की स्टोरी है जो कि नए आइलैंड्स को ढूंढने के लिए एक्सप्लोर कर रहा था, एंड ही गॉट टैप्ड by an African tribe or by the tribal people who were cannibals, maybe on Caribbean islands or maybe on African islands। किसी पे भी एक आइलैंड था वो, नॉट अ मेन लैंड, लेकिन उस पे इसको पकड़ा, इसके शिप को पकड़ लिया गया। उन लोगों ने इसको एक बैम्बू जेल के अंदर रखा, एंड दे वर ईटिंग मैन वन बाय वन। तो ये जिसके साथ बंद किया गया था, उसमें एक पर्सन और था और उसके फादर थे। तो ही मेड अ प्लान कि हम लोग बैम्बू का ही है जेल, हम लोग किसी भी तरीके से निकल जाएंगे। दे मेड अ प्लान एंड इन द नाइट दे एग्जीक्यूटेड इट। वो तीनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, उन्हें फिर से बांध लिया जाता है, और उन्हें पनिश करने के लिए ऑन द वेरी नेक्स्ट डे दे वर टेकिंग दैट मैन फॉर देयर फूड। बट जो उसका फादर होता है, ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, एंड वो उनको बहुत अपोज करता है। तो गुस्से में वो उस लड़के को छोड़ के उसके फादर को ले जाते हैं। उनको लगता है ये भागने का और उसका प्लान इसके फादर का था, तो वो उसे ले जाते हैं।
and they gave them the warning like they don't understand the tribal language. उनको tribal language तो समझ में नहीं आई, लेकिन उनके expression से ये समझ में आया कि next number is yours. तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं. तो डॉन क्यूटो कहते हैं कि भाई गिव अप करने का तो कोई फायदा नहीं, मरना तो वैसे भी है, तो गिव अप करने का क्या फायदा है, बेटर एक ट्राई और करते हैं. तो वो नेक्स्ट फिर से ट्राई करते हैं, एंड समहाउ दे वर एबल टू बी सक्सेसफुल दिस टाइम. क्योंकि लास्ट टाइम उनके फादर बहुत ओल्ड थे, उनको लेके भागना या करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, और दे गॉट ट्रैप्ड. लेकिन इस टाइम क्योंकि ये दोनों यंग थे, ये सीधा सीधा भागते हैं और एक बोट उठा के सीधा चले ही जाते हैं, ये रुकते ही नहीं है. तो इस टाइम इन दोनों की भी लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन वो जो लड़का है क्योंकि इसने सेव करा है उसको डॉन क्यूटो ने, तो दे आर एक्सेप्टेड हिज स्लेवरी. तो वो लाइफ टाइम उसके साथ उसके अटेंडेंट और स्लेव की तरह रहता है. इसमें कॉलोनाइजेशन को भी दिखाया गया है, एंड इसमें ब्रेवरी को दिखाया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी भी दिखाई है, एंड द सी एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर. दैट इज द फर्स्ट रोमांटिक नॉवल बीइंग कंसिडर्ड बाय ए स्पेनिश राइटर. तो डॉन क्यूटो इसमें आता है, एंड इसके बाद यहाँ पे हम किसी स्पेनिश राइटर को नहीं पढ़ते हैं. ही इज द लास्ट राइटर ऑफ बैरोक एज ऑफ स्पेन, जो 1700 से स्टार्ट होती है, मतलब 1700 अप्रॉक्स में हम इसको मानते हैं, 17th सेंचुरी से. तो दैट इज फ्रॉम 17th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, इसमें ये राइटर्स हैं जो हम करते हैं. इसके बाद हम लोग कोई और स्पेनिश राइटर नहीं करते हैं. दिस वाज योर स्पेनिश लिटरेचर